वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में हमें मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज, टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हमें मनी इज अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट कैसे है इसके बारे में जानेंगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आर लिंक्ड टू द बैंकिंग सिस्टम। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो बैंक से लिंक्ड हैं उनके बारे में जानेंगे। फंक्शंस ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ मनी, क्रेडिट इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन इकोनॉमिक लाइफ और अदर क्रूशियल इश्यूज ऑफ क्रेडिट इज इट्स अवेलेबिलिटी टू ऑल। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज मनी। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे किस तरह से काम करता है। मनी इज एन आइटम विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक आइटम है मनी, कह सकते हैं हमें, जो एक्सचेंज के रूप में काम करता है। इन मॉडर्न इकोनॉमी मनी इज वर्क एज एन इंटरमीडिएटरी। ये एक बिचौलिए की तरह काम करता है। इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारे गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के रूप में काम करता है। हम किसी को पैसे देते हैं, उसके बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स। हमारे जो डेब्ट्स होते हैं उनके पेमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी रिप्लेस्ड द बार्टर सिस्टम। जो पैसा है उसने जो बार्टर सिस्टम था, इसमें बैटर लिखा हुआ है बट ये बार्टर है, बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें वस्तु के बदले वस्तु को दिया जाता है। मनी मार्केट में आने से इस ये बार्टर सिस्टम है ये खत्म हो गया है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इंडियन यूज ग्रेन्स एंड कैटल्स एज ए मनी। जब ये पैसे मतलब मनी नहीं था भारत में तो लोग ग्रेन्स को और ये जो उनके जानवर होते थे उनको एज मनी यूज करते थे। इन अ बार्टर सिस्टम सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाज डन विद डबल कोइंसिडेंस ऑफ ए वांट्स। बार्टर सिस्टम में सेलिंग और परचेजिंग जो गुड्स एंड सर्विसेज की होती थी वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स से, मतलब दोनों तरह से इच्छाएं होती थी। एक व्यक्ति के पास एक चीज नहीं है, वो दूसरी चीज चाहता है तो वो चीज खरीदने के लिए अपनी कोई वस्तु देता है और उसके बदले में वो चीजें खरीदता है। लाइक ए दैट इज बाय फुलफिलिंग म्यूचुअल वांट्स विदाउट द यूज ऑफ ए मनी। इस तरह से वो लोग अपने जो वांट्स थी, अपनी जरूरतें थी, उनको बिना पैसे के पूरी कर लेते थे। In this system, goods and services was exchanged for another goods and services. इस सिस्टम में गुड्स और सर्विसेज को दूसरी गुड्स और सर्विसेज से चेंज किया जाता था। It was also known as a CC economy, that is a commodity for a commodity economy. एक commodity के बदले दूसरी commodity. Next है modern form of a money. First है currency. Modern form of money include currency. इसके अंदर currency है, पेपर नोट्स हैं और कॉइन्स हैं। द मॉडर्न कॉइन्स आर नॉट मेड विद द प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर। जो मॉडर्न कॉइन्स हैं आजकल यूज में आते हैं वो किसी मतलब महंगी या फिर बहुत मतलब प्रेशियस मेटल से नहीं बने हैं, कीमती मेटल से नहीं बने हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। ये सिंपल जो नॉर्मल करेंसी बनाई गई है। द रियल वैल्यू ऑफ द मॉडर्न कॉइन्स आर लेस देन इट्स फेस वैल्यू। जो वैल्यू है मॉडर्न करेंसी की वो इन रियल उसकी वैल्यू कम है, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा है। करेंसी नोट्स आर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ए मॉडर्न इकोनॉमी। करेंसी का यूज़ किया जाता है एक्सचेंज के लिए। द करेंसी नोट्स आर मेड विद ए पेपर। करेंसी के जो नोट होते हैं वो पेपर से बने होते हैं। द रियल वैल्यू ऑफ द करेंसी नोट्स आर ए लेस देन इट्स ए फेस वैल्यू। एक कागज़ की कीमत होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है उस कागज़ के ऊपर एक नोट बनाया गया है, जैसे 2000 का नोट बनाया गया है उसके ऊपर, तो उसकी वो जो 2000 का नोट बना हुआ है वो उसकी फेस वैल्यू है। द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जो करेंसी है वो किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड होती है। सो इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सेप्टेड बाय द अदर्स। इसलिए ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करती हैं और सभी के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। In India, Reserve Bank of India has authority to issue currency notes on behalf
ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक को ये अथॉरिटी है हमारे भारत में कि वो करेंसी को इशू कर सकती है। इन इंडिया नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रुपीज इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल रुपए एक्सचेंज के रूप में रुपए लेने से मना नहीं कर सकता, लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता वो। डिपॉजिट्स विद बैंक्स, डिपॉजिट विद बैंक्स आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी। जो डिपॉजिट होती है लोगों की बैंक में वो भी एक मनी है। अ पर्सन कैन डिपॉजिट इन द बैंक बाय ओपनिंग एन अकाउंट ऑन और हिज और हर नेम। कोई भी व्यक्ति अपने नाम से किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खोल सकता है। पीपल नीड ओनली सम मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। लोगों को किसी भी समय पैसे की जरूरत होती है हो सकती है। सो पीपल कैन डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी and earn extra money which is given on a money already deposit in the बैंक। एक टाइम में हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, एक टाइम में मतलब कुछ समय के थोड़े पैसे की ज़रूरत हमारे जैसे घर में होती है, फैमिली में कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो बैंक में उसको जमा करवा देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। अर्न एक्स्ट्रा मनी, कैसे वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं? क्योंकि जो बैंक होता है वो उन डिपॉजिट्स के ऊपर जो बैंक में जमा किए जाते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट देता है। A facility of payment through check is also provided by the bank to their customers। एक फैसिलिटी होती है पेमेंट थ्रू चेक भी, ये बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है अपने कंज्यूमर्स को। चेक वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट विच इज मेड बाय द पेपर। चेक एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया जाता है, यूज किया जाता है जो पेपर पर होता है। अ पर्सन कैन डायरेक्टली ट्रांसफर मनी टू अनदर पर्सन थ्रू चेक रादर देन इन कैश। एक आदमी मतलब अपना पैसा ट्रांसफर कर सकता है चेक के थ्रू रादर देन कैश। कैश ना देके वो उसको पेमेंट लेने वाले को चेक दे देता है। लोन एक्टिविटीज ऑफ ए बैंक, बैंक वर्क एज ए मीडिएटर बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर्स। जो देनदार है और लेनदार के बीच में मीडिएटर बिचौलिए का काम करता है। पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक, लोग अपने बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं एंड गेट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम के रूप में बैंक उनको इंटरेस्ट देता है। बैंक होल्ड ओनली सम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन ए बैंक। A major portion of the deposited money is provided to those people who are needy of money for economic activities। और जो बैंक होता है वो उन लोगों को पैसे देता है जिनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए पैसे की जरूरत होती है। In this case, money is provided as a loan with a higher rate of interest। इसमें a major portion of deposited money is provided to those peoples, उन लोगों को दिया जाता है वो जिनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए पैसे की जरूरत है। इन दिस केस मनी इज प्रोवाइडेड एज अ लोन विद अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस केस में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको पैसे दिए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मनी एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट मनी इज द इनकम फॉर द बैंक। इंटरेस्ट लेने के लिए और इंटरेस्ट देने वाले के लिए दोनों जो डिफरेंस होता है, जब बैंक इंटरेस्ट देता है तो कम रेट पर देता है और बोरोइंग लेने वाले को ज़्यादा रेट पर देता है, और जो डिपॉजिट है उनके ऊपर इंटरेस्ट कम रेट पर देता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बैंक के लिए इनकम का काम करता है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं क्रेडिट में। Credit is an agreement in which is created when a person give money and goods to the needy person। Credit है वो एक agreement है जिसमें एक आदमी जिस आदमी को जरूरत है उसको पैसे देता है या फिर कोई सामान देता है with the promise of to repay that with some rate of interest। जब जिसको जरूरत होती है वो जब पैसे लेता है तो देनदार को वो कुछ इंटरेस्ट पे करता है। There are two types of credit situation। इसमें दो तरह की situations हो सकती हैं। In the first situation, a person borrows money for production activities with a promise to repay the loan at the end of the year when production work will be completed। First situation में एक आदमी
मनी मतलब पैसे उधार लेता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए और प्रॉमिस करता है कि साल के अंत में वो उसको वापस कर देगा, जब उसका जो प्रोडक्शन का काम है वो खत्म हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर ही और शी मेक अ गुड प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से वो एक अच्छा प्रॉफिट कमाता है एंड इज एबल टू पे द अमाउंट ऑफ ए लोन, और जो लोन की अमाउंट है वो पे करने के लिए वो एबल होता है। देयरफॉर द पर्सन बिकम बेटर ऑफ ए देन बिफोर। इस तरह से एक आदमी जैसे उसके पास सिचुएशन पहले थी उससे बेटर सिचुएशन में आता है, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट एक्टिविटीज से प्रोडक्शन एक्टिविटीज से पैसे कमा चुका होता है, प्रॉफिट कमा चुका होता है वो। In the second situation, a person borrows money for production activities with the promise to pay the loan at the end of the year when production work will be completed. Second situation में भी ऐसा ही होता है कि वो साल के अंत में अपना लोन पे करने का उसको प्रॉमिस करता है, बट at the end of the year he or she unable to repay the loan due to loss in the production. इस सिचुएशन में उसको लॉस हो जाता है और वो लोन पे करने के एबल नहीं होता है। For this term, he or she come under the situation of a debt trap. इस सिचुएशन में वो जो कर्ज का जाल होता है उसके अंदर फंस जाता है। Therefore, that person become a worse off than before. इस सिचुएशन में वो जैसे पहला था उससे भी उसकी स्थिति बुरी हो जाती है। Terms of credit: the interest rate, collateral and some documents fulfill the requirements of the term of a credit. Interest rate, कोलेट्रियल मतलब कुछ जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, और सम डॉक्यूमेंट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टर्म ऑफ ए क्रेडिट। उधार लेने की जो टर्म होती है उसको पूरा करते हैं ये। इंटरेस्ट रेट इज स्पेसिफाइड व्हेन अ लेंडर प्रोवाइड लोन टू द बोरोवर्स। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मेन होता है, स्पेसिफाइड होता है, जो देने वाले और लेने वाले के बीच में होता है। A borrower will have to pay the amount taken from the lender with the amount of interest. जो बोरोवर होता है उसको पे करना होता है अमाउंट टेकन फ्रॉम ए लेंडर, जो उसको लेनदार देनदार से लिया है, विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की अमाउंट के साथ। इन सम केस लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट लोन। इस कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि कोई जो देनदार होता है, लेंडर होता है, वो अपने लोन देने के लिए कुछ दूसरे जो लेने वाला व्यक्ति है उससे कुछ गिरवी ले लेता है, ठीक है, उसकी जो लोन देता है उसके एवज में कुछ उसका अपने पास रख लेता है। इसको डिमांड कोलेटरल बोलते हैं। कोलेटरल इज एन एसेट्स ऑफ बोरोवर्स व्हिच इज गिवन टू द लेंडर एज ए सिक्योरिटी फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। जो एक कोलेटरल जो होता है एसेट्स के रूप में उसको दी जाती है, और जो सिक्योरिटी होता है उसे स्पेसिफिक पीरियड के लिए जितना लेनदार ने देनदार से पैसा लिया है। A lender can use the assets which are held by him as a security until the amount of loan is repaid. जो लेंडर होता है वो उस एसेट्स को यूज करता है जो सिक्योरिटी के रूप में उसको लोन पीरियड में उसके पास से होती है। The lender has right to sell the assets or collateral when the borrowers fail to repay the amount of loan in the specified period. जब लेंडर उस एसेट्स को बेच सकता है अगर जो लेनदार होता है वो उसके लोन की अमाउंट पे करने में फेल हो जाता है। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं कौन कौन से हैं भारत में? टू टाइप्स ऑफ सेक्टर हैं। सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी, फर्स्ट है फॉर्मल सेक्टर है और सेकंड है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव्स आर इंक्लूड। इसमें बैंक से लोन दिया जाता है, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे लोन लिया जाता है। और इनफॉर्मल सेक्टर में लोन फ्रॉम ए मनी लेंडर से, ट्रेडर से, एम्प्लॉयर से, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से लोन लिया जाता है। इसको इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। As we know, the major portion of the deposit money is provided to those people who are needy of money for economic activities. जो लोन होता है वो उनको दिया जाता है जिनको जरूरत होती है पैसे की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सुपरवाइज्ड द फंक्शन ऑफ लोन एक्टिविटीज इन फॉर्मल सेक्टर। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो इस तरह के काम करता है हमारे भारत में फॉर्मल सेक्टर में मेनली। इन इंडिया द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मल सेक्टर इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मल सेक्टर। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मल सेक्टर इज सुपरवाइज्ड बाय द लीगल अथॉरिटीज। जो फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लीगल अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग होता है, जो लीगल होता है वही लिया जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सुपरवाइज्ड बाय मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर हु आर प्रोवाइडेड मनी। जो इनफॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी लेंडर, ट्रेडर या फिर एम्प्लॉयर्स या फिर रिलेटिव्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये हर एक आदमी का अलग अलग हो सकता है। देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सुपरवाइजिंग लोन इन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनके ऊपर नजर रखती है, सुपरविजन करती है इनका। lenders can use any method to take back their money from the borrowers। जो lenders होते हैं वो कोई भी मेथड अपना सकते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए। Sometimes the income of the borrowers become less compared than the amount which has to pay due to the high rate of interest। कई बार ऐसा होता है कि जो लेनदार होता है उसको मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ज़्यादा होता है और जो मनी लोन के रूप में उसने लिया था वो कम होता है। इस फिगर में दिखाया गया है कि हमारे भारत में किससे कितना लोन लिया जाता है। जैसे ब्लू पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोऑपरेटिव्स एंड कमर्शियल बैंक 52% लोन देते हैं एंड रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2010 है, ये 2010 का दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा 8% गवर्नमेंट एंड अदर फॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर मनी लेंडर से 18% लोन दिया जाता है और ट्रेडर से 5%, लैंडलॉर्ड से 6%, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से 4%, अदर सोर्सेज हैं उनसे 5% और सोर्सेज नॉट स्पेसिफाइड जिनका कोई पता नहीं है उनसे 2% लोन प्रोवाइड किया जाता है। In this chart we can see sources of credit in rural areas are mostly dependent on a professional and agriculture money lender in case of a informal sources of a loan। रूरल एरियाज में ज़्यादातर जो लोन लिया जाता है वो एग्रीकल्चर मनी लेंडर से लिया जाता है और ये जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं उनसे लिया जाता है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल। मतलब जो डेवलपमेंट होगा कब होगा देश का, जब चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट उधार जब लोन लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा, ये बहुत जरूरी है। देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट फॉर्मल सोर्सेज ऑफ ए क्रेडिट बेसिकली इन ए रूरल एरियाज। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसको रूरल एरियाज में मतलब ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि लोगों को ईजिली लोन मिल सके। फॉर्मल सोर्सेज उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर फैसिलिटीज ऑफ ए बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इन ऑल रूरल एरियाज। जो बैंक हैं बैंक्स की फैसिलिटी हर रूरल एरिया में नहीं है। सो द पुअर आर डिपेंडेंट ऑन ए इनफॉर्मल सेक्टर फॉर ए बोरोइंग। इसलिए जो गरीब लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से जैसे मनी लेंडर हैं या फिर और कोई है फ्रेंड्स हैं अपने, इनसे लोन लेने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। द पुअर हैव टू पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द मनी लेंडर्स। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू बोरो लोन फ्रॉम द बैंक। और ये बैंक से लोन लेना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं कुछ लोगों के पास, इसलिए बैंक से मनी लेना मुश्किल हो जाता है। एंड डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल आर रिक्वायर्ड फॉर अ बैंक लोन। और ये सभी बैंक लोन के लिए जरूरी होते हैं। Informal lenders like money lenders are often willing to give a loan without a collateral because they personally know the borrowers। जो मनी लेंडर होते हैं और जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं वो उनको इजीली लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं बगैर किसी भी डॉक्यूमेंट के, क्योंकि वो उनको पर्सनली जानते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू कलेक्ट द सेविंग ऑफ द पुअर विच इज नोन एज ए सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों की सेविंग्स को इकट्ठा करती है और सेल्फ हेल्प ग्रुप से कहा जाता है उनको। द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन is to lend loan as a less rate of interest compared to the rate of interest specified by the money lenders। इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है कि लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसे दें और सेल्फ ग्रुप हैज 15 to 20 मेंबर्स। इसके 15 से 20 मेंबर होते हैं। सेविंग
वेरी फ्रॉम ए मेंबर टू मेंबर, हर एक किसी की जो सेविंग है वो अलग अलग हो सकती हैं, जैसे ₹25 टू ₹100 डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू सेव। जैसे 25 से लेकर ₹100 तक कोई अपनी एबिलिटी अकॉर्डिंग उसमें सेव कर सकता है। द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर by the way of a sanction of the group. Organization also provides self-employment opportunity for the member by the way of a sanctioning the group। ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपने ग्रुप की सहमति से अपने जो लोग हैं उनको अपने रोजगार की अपॉर्चुनिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल loans are provided to the member for a releasing a mortgage land, for meeting working capital needs, for housing material, for acquiring assets। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोगों को अपने जो गिरवी रखी हुई ज़मीन है उसको छुड़वाने के लिए छोटे छोटे लोन देते हैं, घर के हाउस होल्ड मटीरियल्स के लिए लोन देते हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड एसेट्स हैं, उनके लिए उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। देयर इज आल्सो अ ग्रुप फॉर रीपेमेंट ऑफ ए लोन। इनके अलावा जो गरीब लोग हैं उनके अलावा एक दूसरा ग्रुप होता है जो लोन की रीपेमेंट करता है। इन केस ऑफ एनी नॉन रीपेमेंट, अगर कोई ऐसा गरीब है जो पेमेंट लोन की नहीं कर पाता है, तो बाय द वन मेंबर ऑफ द फॉलोड बाय द अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उस मेंबर का जो लोन है वो किसी दूसरे मेंबर द्वारा चुका दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए एंड हमारी अपकमिंग वीडियोस के लिए जो करंट अफेयर्स पर और जीके पर होती हैं, जीके फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।